जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी रूल को, जो कि चला था 1773 से लेकर 1858 तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर 1600 में ट्रेड करने के लिए, और जिस कंपनी के तौर पर आए थे उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको चार्टर मिला था क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के द्वारा, जिन्होंने कहा कि आप जाइए और व्यापार कीजिए यहाँ जाके। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से एंटर कर गई। 1765 में शाह आलम ने दीवानी राइट्स दिए इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स थे राइट्स ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितने भी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पे उनको राइट्स मिलने थे, सारे राइट्स उनको मिल गए थे। बट ये शाह आलम ने उनको दीवानी दी ही क्यों? क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें जो मुग़ल एम्पायर थे वो हार गए थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गई थी, जिसकी वजह से शाह आलम को दीवानी राइट्स देनी पड़ी। और जब इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको जब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पे राइट्स मिल गए, तो वो एक हिसाब से वो पूरे तरीके से टेरिटोरियल पावर के तौर पर उभर कर आई। अब हम समझेंगे कंपनी रूल को। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सभी एक्ट्स और सभी रेगुलेशन को, क्या उसमें चेंजेस हुए, कितने उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, सारी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। तो माना जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनका ये फर्स्ट स्टेप था कि वो कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, सभी चीज़ों को। क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ ने इनको भेजा था चार्टर देके कि आप जाके वहाँ पे ट्रेडिंग करिए, वहाँ पे व्यापार करिए, ना कि वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशन करिए और पॉलिटिकल फंक्शन दिखाइए। क्योंकि ये वहाँ जाकर टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर के आ रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़ा हम भी उन पर लगाम लगाए, थोड़ा कंट्रोल करें ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके साथ साथ दूसरा चीज़ ये हुआ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ला दिया गया। इसमें हुआ ये कि जो गवर्नर्स थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ के, सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि इनका कोई ऑफिशियल जाए, वहाँ जाकर इनका मेन लीडर बने, और साथ में वो वहाँ से सारी रिपोर्ट करे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और साथ ही साथ इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी शेप दिया, बताया कि ये अलग है दोनों चीज़ें, नियम बनाना और नियम लागू करना, दोनों ही चीज़ें को करना एक अलग काम है। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स के बारे में, तो इसमें हुआ ये कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और क्रिएट करी गई इनके लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि इनको असिस्ट करेगी। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। और जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के, वो इनके सबॉर्डिनेट बन गए। साथ में 1774 में इस्टेब्लिश्ड करी सुप्रीम कोर्ट कैलकटा के अंदर। और सर्वेंट्स जो थे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे, उनको मना कर दिया गया था कि वो किसी भी दूसरे प्राइवेट ट्रेड में ना पड़े और ना किसी से ब्राइब्स ले। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिक्वायर किया, ताकि वो मैनेजमेंट देख सके कंपनी का ढंग से। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार लाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 का। इसमें हुआ ये कि जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो काउंसिल थी 4 मेंबर की, उनके जो भी ऑफिशियल वर्क होते थे, वो जो भी ऑफिशियली वर्क करते थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं चलता था। उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था। और साथ में बोला गया, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स होती थी उस टाइम पे, जैसे अभी के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उस टाइम पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होती थी, उनमें जो भी डिसीज़न लिया जाएगा उसके अगेंस्ट में अगर अपील करनी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन इसमें बोला गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं
उसके अगेंस्ट में जो अपील की जाएगी वो गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास जाएगी। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल थे वो ये भी डिसाइड करते थे कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनके जितना भी फंक्शनिंग है उसको कैसे रखना है, जो भी फंक्शन करेगा उसको भी वो रेगुलेट करते थे गवर्नर जनरल जो थे और उनकी काउंसिल। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, उनका नाम था विलियम पिट्स। अब क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई थी तो इसके जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, इन सभी को अलग अलग कर दिया गया और बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स को, यानी कि जितना भी व्यापार होगा उस चीज़ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे। और यही पे पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ही एक क्रिएट की गई न्यू बॉडी जिसको जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू बॉडी थी जिसको क्रिएट किया गया ताकि वो मैनेज कर सके सभी पॉलिटिकल अफेयर्स को। और इसी सिस्टम को बोला गया ये डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और इसी के चलते यहाँ पे ब्रिटिश पोजेशन देखने को मिला इंडिया के अंदर। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1786। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि पे बैठे थे उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये चाहते थे कि इनको वीटो पावर मिले, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल सब मिलकर काम करते थे। उसमें ये चाहते थे कि इनको वीटो पावर मिले ताकि इनको कोई डिसीजन कुछ सही ना लगे तो वहाँ पे ये वीटो का यूज़ कर सके। दूसरी चीज़ ये बोला कि जो कमांडर इन चीफ़ है वो भी इनको बनना है, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी सेना है उन पे इसका जमावड़ा रहे। ये चाहते थे कि ये कमांडर इन चीफ़ बने। यह सब चीज़ें होने के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया, जिसमें बोला गया कि जो वीटो देखी थी हमने, वो वीटो पावर्स जो है वो सभी आने वाले गवर्नर जनरल के लिए साबित अच्छी होगी। मतलब ये वीटो पावर जो है ये अच्छी मानी गई सभी गवर्नर जनरल के लिए जितने भी आने वाले हैं। अभी तो एक ही गवर्नर जनरल था, लेकिन आगे के टाइम पे जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके लिए वीटो पावर अच्छी मानी गई। लेकिन बोला गया जो कमांडर इन चीफ़ जो है वो मेंबर नहीं होगा काउंसिल का। क्यों? क्योंकि इन पे ऑलरेडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन पे ऑलरेडी इतना काम है, पॉलिटिकल फंक्शन संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये क्या सेना पर भी देखें तो कमांडर इन चीफ़ का जो था वो मेंबर ऑफ काउंसिल में उस मेंबर को हटा दिया उस काउंसिल से। और साथ में बोला गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है और जितने भी एक्सपेंसेस है ये सभी चीज़ें होंगी इंडियन रेवेन्यू से। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, बाहर ब्रिटेन के लिए काम तो कर नहीं रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम तो कर नहीं रहे, ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये सभी जो भी इनके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनकी सैलरी जाएंगी वो सारी इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। और इनको मिली, साथ ही साथ इनको मिली ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स की। अब ये ट्रेड मोनोपोली क्यों मिली इनको 20 ईयर्स की? क्योंकि उस टाइम पे जितने और भी यूरोपियंस जो थे, जो वो भी चाहते थे कि हम भी वहाँ जाके ट्रेड करें। अदर यूरोपियंस जो हैं, वहीं ब्रिटेन के और भी मेंबर्स हैं, वो भी चाहते थे कि हम भी जाके वहाँ पे ट्रेड करें। अब जब कंपटीशन बढ़ता है तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इनकी जो ट्रेड चल रही है उनके ऊपर थोड़ी मोनोपोली लगाई जाए। तो 20 ईयर्स की इनको मोनोपोली लगा दी कि अब भैया तुम 20 साल तक तुम खुद अकेले ट्रेड करो यहाँ पे। और फिर 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें वो जो मोनोपोली लगी थी 20 साल की उसको अबॉलिश कर दिया। बट यहाँ पे टी का ट्रेड जो होना था और जो चाइना के साथ ट्रेड होना था उसको रखा गया कि भैया तुम ये अकेले करो, मोनोपोली है तुम्हारे को इस पे। और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भी लाई गई। वेस्टर्न एजुकेशन क्यों लाई गई? ये कोई हमारा भला नहीं चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग वेस्टर्न एजुकेशन को ले और ये हमारे लिए काम करें। इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंडिया में लाया गया।
और बोला गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी टैक्स को इम्पोज कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। और साथ में बोला गया जो क्रिश्चियनिटी है उसका भी यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी धर्म का भी यहाँ पे प्रचार किया जाए। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें बोला गया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई। साथ में बोला गया कि जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स है सब इन्हीं को दे दी जाए। और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने पहली बार सिविल सर्वेंट्स को कंपटीशन जो हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पे पहली बार ये ओपन कंपटीशन रखा ताकि वो सेलेक्ट कर सके सिविल सर्वेंट्स को। ये उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड कर दिया था और एंड कर दी पूरे तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कमर्शियल बॉडी के तौर पर यहाँ पे व्यापार कर रही थी, इसके एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये बन गई। और बोला गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि जो लॉज बने थे, जितने भी लॉज बने थे इससे पहले, वो सब रेगुलेशन कहलाएंगे और जो भी लॉज इस एक्ट के अंदर बनेंगे वो सभी एक्ट्स कहलाएंगे। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें बोला गया जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको थोड़ा सेपरेट कर देंगे, उनको थोड़ा सेपरेट कर दिया। और इनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर हैं उनके लिए 6 न्यू मेंबर की प्रोवाइड करी गई। इनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव के लिए 6 न्यू मेंबर्स इन्होंने वो अपॉइंट किए। इन्होंने सेपरेटली गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश्ड किया जिसको बोला जाता है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन्होंने जो इंट्रोड्यूस्ड किया था 6 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 4 जो थे वो इंडियंस थे। और जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे वो भी इंट्रोड्यूस करे थे और ये ऑल्सो ओपन था इंडियंस के लिए भी। ये इंट्रोड्यूस तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ पेपर पे ही था, मतलब ये एक पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये पूरे तरीके से इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया और इंडियंस भी इनमें अपना एग्ज़ाम दे सकते थे और सिविल सर्वेंट बन सकते थे। और इस एग्ज़ाम के लिए सिविल सर्वेंट जो बन रहे थे, इस एग्ज़ाम के लिए मैकले कमेटी भी अपॉइंट करी गई 1854 में। और जो हमारे फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।